अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? एएमयू बीएलएलबी की जो एग्जाम्स है वो ऑलमोस्ट 15 या 14 डेज बाकी रह गए हैं आप लोगों का। और आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग रिविजन कर रहे होंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पीवाईक्यू भी एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि पीवाईक्यू के बेसिस पर क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई दफा। तो वो इसीलिए हम लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं 2018 का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 2019 तक। आज हम लोग 2018 का पॉलिटी प्लस लीगल जे के हम लोग देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, और देखने वाले हैं क्या उस पैटर्न पर हमारे कोई नए क्वेश्चंस भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। मैं हूं निशात फातिमा, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपने खुद के आंसर्स के आपके क्या सही आ रहे हैं वो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पोएटिक जस्टिस इज, किसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस? ऑप्शन है जस्टिस मेटेड आउट बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से जस्टिस किया गया। नेचुरल प्रोसेस यहाँ हम बात कर रहे हैं, यानी नेचुरल लॉ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेचुरल जस्टिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस डन बाय पोएट्स। पोएट्स ने जस्टिस किया है, क्या उसे हम पोएटिक जस्टिस कहेंगे? ट्रू जस्टिस, फेयर प्ले, आखिर क्या कहेंगे? तो पोएटिक जस्टिस एक उस तरह की जस्टिस होती है जहां पास आपने क्या है, सही तरीके से इंसाफ किया गया हो। ठीक है, ऐसा इंसाफ किया गया हो कि जो सजा हमें, जो कल्प्रिट है उसको वो सजा मिल गई। ठीक है, जो विक्टिम है उसको जो उसके बदले कंपनसेशन मिलना था तो वो उसको कंपनसेशन मिल गया। इसी को कहते हैं हम पोएटिक जस्टिस, यानी कि जहां जो जो इंसान जिस चीज को डिजर्व करता है वो चीज मिल जाए उसे हम कहते हैं पोएटिक जस्टिस। ठीक है, और यही हमारा नेचुरल लॉ या नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी यही बताता है कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या है, इंसाफ करना है, इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना है और गुड कॉन्शियंस से करना है। तो ये क्या है, यही क्या पोएटिक जस्टिस का मतलब हो जाएगा जस्टिस जो कि मेट आउट किया गया है, यानी कि जस्टिस दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल। ठीक है, ऑडियो अल्टरम पार्टम हो गया, नेमो जुडिस इन कॉजस हुआ हो गया, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और पोएटिक जस्टिस उसी को कहते हैं जहां पास जो इंसान जिस चीज को डिजर्व करता है, मान लेते हैं कल्प्रिट है, ऑफेंडर है, तो उसे क्या मिलना चाहिए? उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उसे पनिशमेंट मिल गया। एक विक्टिम है, उसको क्या मिलना चाहिए? उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, या फिर जो भी इंसान उसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो वो क्या है, उसी को हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं। ये एक लीगल टर्म है, तो 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देयर वाज अपोजिशन टू द न्यू पॉलिसी बाय द रैंक एंड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट। ये अंडरलाइन वर्ड रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि जो नई पॉलिसी आई है उसका अपोजिशन हो रहा है किसके द्वारा? रैंक एंड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपको लगेगा कि रैंक एंड फाइल जो है इसका मतलब तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, कोई ऑफिसर वगैरह होगा। नहीं, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी मेंबर्स। ठीक है, ऑर्डिनरी मेंबर्स। तो ये आपको लीगल टर्म है, आपको इन सबके मेंबर याद, इन सबके मीनिंग याद रखने हैं। ठीक है, पोएटिक जस्टिस जो कि सुनने में लग रहा है कुछ अलग ही होगा, ठीक है, इसका कुछ नया ही होगा, पर नहीं, बेसिक्स है कि आप जस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, फेयर प्रोसेस से कर रहे हैं, उसको हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं। रैंक एंड फाइल का मतलब लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऑफिसर से रिलेटेड होगा, बट नो, इट इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी मेंबर्स। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट इनकम लिमिट फॉर द क्रीमी लेयर? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए क्योंकि 2017 में जो है रिवाइज किया गया था क्रीमी लेयर का लिमिट। ठीक है, ये क्या था, जो रिवाइज किया था वो 8 लाख रिवाइज किया गया है। ठीक है, यानी कि जो 8 लाख से कम कमा रहा है, ठीक है, वो क्या है, क्रीमी लेयर में आएगा। और 8 लाख से जो ज्यादा कमा रहे हैं वो ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। ठीक है, क्रीमी लेयर से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही फेमस केस है इंदिरा स्वाहनी का। ठीक है, यही पास कॉन्सेप्ट दिया गया कि उन्हीं ओबीसी को हम क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे जो क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, और क्रीमी लेयर में कौन आएगा? जिनका इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, और 8 लाख से ज्यादा है वो सॉरी, क्रीमी लेयर में वो आएंगे जिनका 8 लाख से इनकम ज्यादा है। ठीक है, जिनका कम है वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे और उनको रिजर्वेशन 27% दिया जाएगा। तो हमें ये केस याद रखना है, इंदिरा स्वाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि यही पास बात की गई है क्रीमी लेयर की। ठीक है, क्रीमी लेयर से रिलेटेड एक हमारे पास क्या है, कमिटी है, इंपॉर्टेंट कमिटी है जिसका नाम है रामनंदन कमिटी। रामनंदन कमिटी ने बेसिकली रिकमेंड किया था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर। तो ये बात भी हमें
याद रखनी है। ठीक है, तो अभी 8 लाख है, पहले 6 लाख होता था, 2017 में इसको रिवाइज किया गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल लॉ डे उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है जिस दिन क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 जो है इस दिन हमारा कंप्लीट हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इनैक्टमेंट डेट भी कहते हैं, इनैक्टमेंट, एडॉप्शन, ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में इसको लॉ डे के तरह भी इसको मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को हम लोग हर साल नेशनल लॉ डे की तरह मनाते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following judges was punished by the Supreme Court for the contempt of court। तो एक्चुअली में ये 2017 में काफी न्यूज में रहा था, इसीलिए ये आप लोगों से पूछ लिया है, अदरवाइज इन जनरल आप लोगों से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कौन से जज को क्या है पनिशमेंट दिया गया था, तो अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होंगे सोशल मीडिया वगैरह को, तो आपको पता होगा कि एक जज थे जस्टिस CS कर्नल, इनके ऊपर कंटेम्प्ट के चार्जेस लगे थे। ठीक है, कंटेम्प्ट के चार्जेस यानी कि उनके ऊपर वो चार्जेस लगे थे कि आपने जो है वो जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कोर्ट की सैंक्टिटी को क्या किया है, आपने डिमिनिश किया है, ठीक है, इंसल्ट किया है, तो उसे हम कंटेम्प्ट कहते हैं। तो ये क्या है, जस्टिस CS कर्नल पर चार्जेस लगे थे, और ये प्रूव भी हो गया था और उनको सजा भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 6, who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution। ठीक है, preamble before the drafting committee of constitution, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा preamble है, ठीक है, तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई तो उसमें क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और वही जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके ही प्रीएम्बल का शेप दे दिया गया। तो आखिर किसने किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये क्या है कि किसने प्रपोज किया था प्रीएम्बल को, तो दैट विल बी जवाहरलाल नेहरू। 6 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, which constitution amendment is also referred as mini constitution। बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत हद तक इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए थे, बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, और बहुत सारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको चेंज करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो दैट इज 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, विद हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, 2018 की, ठीक है, तो 2018 के टाइम पर अगर हम बात करें तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वेर 14 मेंबर्स। ठीक है, उस टाइम पर 14 मेंबर्स को आप क्या कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया है और उससे जो है वो 42 मेंबर्स को अब हम नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले कितना था कि 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं और 2 मेंबर्स को कहाँ नॉमिनेट कर सकते हैं, हम लोकसभा में कर सकते हैं। पर इस चीज को अब हटा दिया गया। ठीक है, इस चीज को हटा दिया गया है। बताइएगा कि ये 2 लोकसभा का जो नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियंस का, इसको कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया है। तो इस चीज को जब हटा दिया गया है तो पहले जो इसका आंसर 14 होना चाहिए था, अब सिर्फ और सिर्फ 12 होगा। ठीक है, यहाँ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पास इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में इन टोटल 12 ही, अभी के टाइम पर 12 हो रहे हैं, पहले 14 हुआ करता था। क्यों, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस को हम क्या करते थे, हम लोग नॉमिनेट करके उनको लोकसभा में सीट मिलती थी। लेकिन अभी ये चीज हट चुकी है, तो इसीलिए अभी क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है पार्लियामेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, क्योंकि अब तो लोकसभा में आप नॉमिनेशन का कोई सच प्रोविजन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज इम्बाइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ DPSP। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी है, इसमें से हमें पहचानना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहचानना है कि कौन सा DPSP है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा है। तो बहुत ही इजी है, इसमें तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू ट्रैवल अब्रॉड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड वेरी इजी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि कहाँ दिया गया है, ये दिया गया हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा DPSP दिया गया है। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड स्पेसिफिकली इज गिवन अंडर आर्टिकल 44। तो ये बात हमें याद रखनी है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द एज ऑफ सुपर एनुएशन फॉर अ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज का सुपर एनुएशन यानी कि यहाँ रिटायरमेंट की बात पूछी जा रही है कि रिटायरमेंट का एज क्या है। तो रिटायरमेंट का एज अगर हाई कोर्ट के जज का देखें तो दैट इज 62 इयर्स, सुप्रीम कोर्ट का 65 इयर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है रिटायरमेंट एज 65 इयर्स। एंड ये 2017 में इसलिए पूछा गया था क्योंकि जो के वेणुगोपाल थे यानी कि अटॉर्नी जनरल थे, ही वो वाज टॉकिंग अबाउट कि रिटायरमेंट एज को थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं, ऊपर से जजेस भी अगर रिटायर हो जाएंगे जल्दी तो उन्हें एक टर्म नहीं मिलेगा जहां पास वो क्या है अपना वर्क कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले तो 60 ही साल था, 60 साल से इंक्रीज करके 62 इयर्स किया गया। ठीक है, और अभी 62 इयर्स है हाई कोर्ट के लिए और 65 इयर्स है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ठीक है, लेकिन इन द ईयर 2017 इट वाज इन डिस्कशन एंड डिबेट बाय द के वेणुगोपाल, इसीलिए ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट? ठीक है, फंडामेंटल राइट को राइट में राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत हमें राइट टू प्राइवेसी मिली है? ठीक है, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल राइट को पढ़ने बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने बैठे, तो वहां पर कहीं भी राइट टू प्राइवेसी लिखा नहीं है गया है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी हमें मिला कहां से है? हमें मिला है जजमेंट से। ठीक है, जजमेंट आया था हमारा जस्टिस केस पुट्टास्वामी का। ठीक है, तो इस केस से हमें क्या मिला है? इस केस से हमें मिला है राइट टू प्राइवेसी। तो कहा गया किसका पार्ट है, कौन से आर्टिकल का आप पार्ट बता रही हैं? ठीक है, कि कहा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, कौन से फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन में, कौन से आर्टिकल में आप रखिएगा? तो कहा गया कि हम राइट टू प्राइवेसी को रखेंगे आर्टिकल 21 में, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ठीक है, कि जो हर इंसान के पास जिंदा रहने का और उसको आजादी का अधिकार है। ठीक है, इसकी बात करता है आर्टिकल 21। तो कहा गया कि जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं हो, जिसकी कोई मीनिंग नहीं हो। ठीक है, जिस जहाँ डिग्निटी नहीं हो, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो, तो इसीलिए कहा गया कि प्राइवेसी का होना भी जरूरी है ताकि हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, और उस डिग्निफाइड लाइफ के होने के लिए हमें प्राइवेसी की जरूरत है। और लाइफ की बात करता है आर्टिकल 21, तो इसीलिए राइट टू प्राइवेसी हो जाएगा आर्टिकल 21 के अंदर ही। ये क्या है? इनहेरेंट है, हमने मान लिया है कि आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है राइट टू प्राइवेसी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्ट्रक डाउन द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ठीक है, 2017 में ये हुआ था कि ट्रिपल तलाक जो है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में किया था? शायरा बानो के केस में किया था। तो ये केस भी आप बहुत ही लीडिंग जजमेंट है, इसीलिए इसको आपको याद रखना है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ठीक है, तो इसमें कह दिया गया कि भाई जो 3 तलाक एक ही बार में आप 3 बार तलाक बोल करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तलाक के 3 किस्में हैं। ठीक है, हसन, एहसन और तलाकुल बिद्दत। तो ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को तलाकुल बिद्दत कहा गया, और कहा गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम इसकी वैलिडिटी को नहीं मानते हैं कि कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार एक ही साथ अगर तलाक बोल रहा है तो हम वहां पर डिवोर्स नहीं मानेंगे। ये बात कहा गया शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और क्यों आखिर कहा गया, क्यों उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया? कहा गया कि ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट। कौन से फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 को ये वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इन सब चीजों को ये क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। क्वेश्चन 12 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। Which state assembly has passed a bill awarding death to those found guilty of raping girls aged 12 and below? ठीक है, तो उस टाइम पर 2017 में ये न्यूज में था क्योंकि उस स्टेट की गवर्नमेंट ने एक बिल लाया था। ठीक है, और उस बिल में यही कहा कि जो भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो ऑफेंडर है जिसने 12 साल या 12 साल से कम की गर्ल के साथ अगर रेप किया है, ठीक है, और उसे गिल्टी पाया गया तो उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो उस इनिशियली तो मध्य प्रदेश में ही आया, लेकिन बाद में क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो बीएनएस है अभी, भारतीय न्याय संहिता, जो कि हमारा पीनल कोड है, उसमें भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया गया है कि जो भी 12 साल से कम की अगर कोई लड़की है, ठीक है, या 12 साल की है, उसके साथ अगर रेप कोई इंसान करता है एंड इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑन द चार्जेस ऑफ रेप, तो ही माइट बी गेटिंग डेथ पेनल्टी एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तो ये इनिशियली क्या किसने किया था? मध्य प्रदेश ने किया था, उस टाइम पर ये बिल था। ठीक है, पर अभी ये क्या है, नेशनल लॉ बन चुका है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन के तो कम चांसेस है कि आपसे पूछा जाए, क्यों? क्योंकि ये करंटली उस टाइम पर न्यूज में था, करंट अफेयर्स का हिस्सा रहा होगा, इसलिए पूछ दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। विच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू रिकमेंड वेज टू स्टॉप कस्टोडियल डेथ? तो
ये भी उस टाइम पर न्यूज में रहा होगा, इसीलिए ये पूछा गया है। तो कौन सी कमेटी बनी थी? सुधीर श्रीवास्तव कमेटी बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। वैसे भी कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड अभी भी एक रिसेंटली एक केस न्यूज में है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज का सेशन यही एंड होता है क्योंकि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।